दूसरे टॉपिक पे। अकाउंटिंग फीचर में दूसरा टॉपिक है सिंगल एंट्री फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट। क्या होता है कि अकाउंट्स पे डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ज्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखा जाता है कि डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब डुअल एंट्री मोड, किसी लेजर को डेबिट करना होता है और किसी लेजर को फिर क्रेडिट करना होता है। बट बिजली में डुअल एंट्री सिस्टम भी दिया हुआ है एंड सिंगल एंट्री सिस्टम भी दिया हुआ है। तो अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करना है तो उसके लिए जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके अकाउंट्स पे जाके ये सिंगल एंट्री सिस्टम को ऑन करना है। अब देखिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि मैंने डुअल एंट्री सिस्टम पे ऑलरेडी पेमेंट रिसीव एंट्री कर चुका हूँ। तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको सिंगल एंट्री पे जानी है या डुअल एंट्री पे जानी है। अगर आपने एंट्री कर दिया डुअल एंट्री सिस्टम पे तो आप सिंगल एंट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप सिंगल एंट्री से डुअल एंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन डुअल से सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो डुअल एंट्री में जो भी आपने पेमेंट रिसीव एंट्री करके रखा हुआ है वो पेमेंट रिसीव एंट्री आपको पहले डिलीट करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं पेमेंट रिसीव एंट्री एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके इफेक्ट, अंडर रिसीव्ड। ना अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है, और उस पे जब हम अकाउंट्स पे जाते हैं एंड देन यहाँ पर जो है सिंगल एंट्री सिस्टम हमें एनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये है सिंगल एंट्री। अब अगर मैं इसको सिंगल एंट्री सिस्टम करूंगा, पहले डुअल एंट्री का ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। अगर आप पेमेंट रिसीव में है तो आप वो देख सकते हो, इसमें आपको खुद डिसाइड करा है किसको डेबिट करना है। तो पहले डी आ जा रहा है। तो किसको अगर आपको डेबिट करना है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है, और क्या अमाउंट क्रेडिट करना है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट करना होता है, मतलब लेजर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। सेम रिसिप्ट के क्षेत्र में भी है। रिसिप्ट में भी आप देख सकते हो डेबिट क्रेडिट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको सेव कर दिया सिंगल एंट्री मोड पे, तो क्या होगा? जब आप ट्रांजैक्शन में जाते हैं और आप पेमेंट रिसीव में जाते हैं तो पहले ही पूछ लेगा कि आपको पेमेंट किस में करना है, कैश में, कार्ड में, कैसे। तो फिर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेजर्स के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिंगल एंट्री में एक सुविधा ये भी है कि आप मल्टीपल लेजर को एक ही एंट्री में सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप इसको भी पेमेंट करने वाले हैं और इस वाले पार्टी को भी पेमेंट करने वाले हैं, या इसके साथ सैलरी भी पेमेंट करने वाले हैं। एक साथ एक ही पेमेंट एंट्री में मल्टीपल लेजर सेलेक्ट करके मल्टीपल अमाउंट से आप अपना एंट्री को सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे सिस्टम जिसको डेबिट करना है वो डेबिट कर लेगा, जिसको क्रेडिट करना है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर लेगा लेजर पे। रिसीव में भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। रिसीव में भी अगर आपको कैश में पैसा रिसीव हो रही है तो आप यहाँ पर कैश या कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेजर रिकॉन्सिलेशंस। अब जैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं वैसे हम लेजर रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं। मतलब कि आप खुद अपने डेटा को रिकॉन्सिल कर रहे हैं कि ये वाला डेटा मेरा ओके है या ये वाला ट्रांजैक्शन मेरा ओके है। तो इसको एनेबल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में जाएं एंड देन आप गो टू फीचर एंड ऑप्शंस एंड देन आपको जो यहाँ पर अकाउंटिंग पे एक ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड लीजर रिकॉन्सिलेशंस। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके। सो अगर आप इसको यस करते हैं, सेव करते हैं, देन इट विल हेल्प यू टू रिकॉन्साइल योर ओन ट्रांजैक्शन। तो आप डिस्प्ले में जाते हैं एंड देन आप जो है यहाँ पर आपको अकाउंट बुक्स के अंदर जानी है, देन अकाउंट लेजर, फिर अकाउंट वाइज स्टैंडर्ड वन अकाउंट। एक पार्टी का देखनी है तो एक पार्टी का आप सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल रिकॉन्सिलेशन का, राइट।
तो फिलहाल अगर आप इसको एनेबल करते हैं फिर इसको ऑल करते हैं, तो अभी इस पार्टी के केस पे इतनी एंट्रीज है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर चाहते हो कि ये जो पहला वाला एंट्री है, 25 23 नंबर वाला एंट्री है, ये मेरा ओके है, मैंने ओके कर लिया। इसका पार्टी के केस पे जो ये सेल वाला एंट्री है ये भी ओके है। तो अगर मैं इसको रिकॉन्सिल करना चाहूँ तो F4 बटन प्रेस कर सकता हूँ, मैं अपना रिकॉन्सिलेशन रिमार्क्स डाल सकता हूँ। ये रिकॉन्सिल स्टेटस भी बता रहा है रिकॉन्सिल हो गया और ये ओके हो गया। अब नेक्स्ट डे अगर मुझे देखनी है कि अगेंस्ट द रिकॉन्सिलेशन, सिर्फ रिकॉन्सिलेशन वाला एंट्री देखनी है, रिकॉन्सिलेशन सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो मैंने जो 3 एंट्री रिकॉन्सिल किया था प्रीवियसली, मैंने 2 एंट्री ऑलरेडी रिकॉन्सिल करके रखा था। राइट नाउ आई हैव डन 1 रिकॉन्सिलेशन एंट्री न्यू। तो आप देख सकते हो ये सेल वाला एंट्री जो है नया अभी अभी मैंने किया रिकॉन्सिल, तो ये सेल एंट्री भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट पे क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा उस लेजर की, ठीक है? तो बेसिकली आप फिल्टर कर सकते हैं रिकॉन्सिलेशन के अगेंस्ट पे एक पर्टिकुलर लेजर पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज depreciations एज पर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, एज पर आईटी एक्ट बाय डिफॉल्ट ही बिजी में एनेबल रहता है। अगर आपको एज पर कंपनी एक्ट ऑन करनी है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जानी है, एंड देन इन द अकाउंट्स पोर्शन यू विल फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन अगर आप इसको क्लिक करके सेव कर दें, तो जब भी आप कोई भी लेजर क्रिएट कर ले जो कि फिक्स एसेट ले जाए जैसे कंप्यूटर, ठीक है। अब ये लेजर जो है फिक्स्ड एसेट के अंदर है, तो हमने ग्रुप यहाँ पर फिक्स्ड एसेट सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते ही मेरा डेप्रिसिएशन का बॉक्स आ जाएगा, तो मैं अपना डेप्रिसिएशन डाल सकता हूँ। जैसे एनुअल डालूंगा तो हाफ ईयरली ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, मैं हाफ ईयरली को चेंज भी कर सकता हूँ। ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट मैंने परसेंटेज डाल दिया। अगर एज पर कंपनी एक्ट मुझे परसेंटेज चेंज रखनी है, डिफर रखनी है, तो मैं एज पर कंपनी एक्ट में परसेंटेज अलग भी रख सकता हूँ। अब जैसे ये कंप्यूटर हमने परचेज किया है या कंप्यूटर खरीदा हूँ, तो मैं पेमेंट से कर दिखा देता हूँ कि इसको जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट किया हूँ, कंप्यूटर परचेज किया हूँ 54,000। अगर आप इसको सेव कर लिए, तो इसको सेव कर लिए। अब इसके अगेंस्ट में डिस्प्ले में आ गया, डिस्प्ले में आके मुझे डेप्रिसिएशन रिपोर्ट निकालनी है, डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर मैं देखूंगा, कंप्यूटर यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और इसको ओके करूंगा, तो मुझे यहाँ पर 54,000 के अगेंस्ट पे मेरी जो 10% की जो है डेप्रिसिएशन होती है, एंड तो वो आपको यहाँ पर डिडक्ट करके बता देगा फाइनल वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज। मतलब ये डिप्रिसिएशन वैल्यू आपका आ गया ऑटोमेटिकली, और ये डिडक्ट करने के बाद इसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो आ गया। अगर मुझे कंपनी एंड एक्ट वाइज देखनी है, तो मैं कंपनी एंड कंपनीज एक्ट में जाऊंगा, उसको ओके करूंगा, तो ये 11% के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कराएगा, ठीक है। अब अगर मुझे डिप्रिसिएशन लेजर में हिट कराना है या डिप्रिसिएशन लेजर की ऑटो पोस्टिंग करानी है, तो मैं यहीं से F4 बटन प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट वाले रिपोर्ट में भी कर सकता हूँ, कंपनीज एक्ट वाले रिपोर्ट में भी कर सकता हूँ। ऑल अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर की जगह मैं इसको लूंगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, और इसको ओके करूंगा, तो यहीं से मेरी ऑटो जनरल पोस्टिंग हो जाएगी और डिप्रिसिएशन लेजर पे भी हिट हो जाएगा। अगर मुझे देखनी है तो मैं एक बार जनरल पे चला जाता हूँ। ये देख सकते हैं ये जो है डिप्रिसिएशन अकाउंट पे डेबिट हो गया, कंप्यूटर अकाउंट पे क्रेडिट हो गया डिप्रिसिएशन का पैसा, ठीक है। तो ऑटो जनरल भी आप पोस्ट कर सकते हैं थ्रू F4 बटन, ठीक है। तो F4 बटन से भी आप जो है ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डिप्रिसिएशन अकाउंट में डिप्रिसिएशन बोल के बिजी में एक बना हुआ रहेगा लेजर, या आप चाहे तो बना सकते हैं, वो आप टैग करके ओके कर दें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट फीचर्स पे, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशंस। अब जैसे हमने लेजर रिकॉन्सिलेशन देखा, बैंक रिकॉन्सिलेशन तो मतलब कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने सॉफ्टवेयर का स्टेटमेंट मतलब कैश स्टेटमेंट को मैच करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, उसके लिए आपको जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन फीचर्स को एनेबल करना है, ठीक है। तो देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन फीचर्स कैसे एनेबल किया जा सकता है।
उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शन पे जानी है, एंड देन आपको जो है अकाउंट्स पे जानी है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशंस का। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशंस, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको जो है, आप जो भी पेमेंट रिसीव जो भी आपने करके रखा हुआ है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आपको डिस्प्ले में बैंक रिकॉन्सिलेशन शो ऑल एंट्रीज पे मिल जाएगा। यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना है, जिस बैंक के अगेंस्ट आपको एंट्रीज चेक करनी है वो बैंक सिलेक्ट करके ओके करते हैं, इसकी रिलेटेड एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक। अब मान के चलिए आपने किसी को पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो एक पेमेंट एंट्री कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का चेक देके आपने पेमेंट किया है, सपोज बिजी इन्फोटेक की मान के चलिए पेमेंट किया है आपने, और ये अपना रेफरेंस जनरेट कर दिया, या आप कोई बिल वाइज पेमेंट कर रहे हैं तो बिल वाइज आप एडजस्ट कर सकते हैं, बिल के अगेंस्ट पे आप पेमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, इंस्टेंट टाइम में आपने बता दिया भाई आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर ये हो गया। ठीक है। अब ये जो पेमेंट है इसको अगर आपको रिकॉन्सिल करना है तो सो ऑल एंट्रीज में जाए, और यहाँ पर आप ले ले बैंक ऑफ इंडिया, ये एंट्री आ जाएगी। अब मान के चलिए ये 7/1 को आपने जो है पेमेंट एंट्री चढ़ाया है, लेकिन ये जो है आपका आपने जो चेक दिया है वो चेक क्लियर हुआ है 10/1 को, राइट। तो उसी दिन आपको क्लियर करानी है स्टेटमेंट, आपको बैंक स्टेटमेंट आप निकाल रहे हो बैंक से, और उसको देख करके आप जो है इसको सिलेक्ट करें, फिर F4 बटन प्रेस करें, और यहाँ पर आप अपना क्लियरेंस डेट डाल दें। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट पे अगर आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देखनी है तो आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी उसके अगेंस्ट पे दिखा देगा कितना क्लियर हो गया, कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये जो 15,000 हमने अभी क्लियर किया वो अपना क्रेडिट बैलेंस होकर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे दिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। पोस्ट डेटेड चेक। अब पीडीसी एंट्री क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो है पीडीसी एंट्री अपने वेंडर्स को प्रोवाइड करते हैं, या कस्टमर भी हमें कभी पीडीसी चेक देता है, मतलब करंट डेट का चेक नहीं है, 10 दिन बाद का चेक है, 5 दिन बाद का चेक है, तो उसको पोस्ट डेटेड चेक क्या बोला जाता है। उसको अगर आपको एनेबल करनी है वो फीचर्स, तो बिजली में एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जानी है, अकाउंट्स पे जानी है, एंड देन आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में बॉटम लाइन में ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक। ओके। तो ठीक है, इसको अगर आपने एनेबल कर दिया तो आप जब भी आप पेमेंट एंट्री करने जाएंगे या रिसीव एंट्री करने जाएंगे, तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप पेमेंट क्या कर रहे हैं, रेगुलर पे चेक दे रहे हैं या पीडीसी चेक। अगर पीडीसी चेक दे रहे हैं तो कितना पुराना मतलब कितने बाद का चेक दे रहे हैं, 7/1 को, या आपने सपोज 7/5 का चेक दे दिया, 1 तारीख का चेक, एक चेक एंट्री कर रहे हैं लेकिन चेक का डेट डाल रहे हैं 5 तारीख का, ठीक है, जुलाई का। तो इसमें 7/1/2023 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रीजनल सेटिंग्स पे इसको जो है मंथ डेज ईयर करके रखा है। ठीक है, इसको डेज मंथ ईयर कर लेते हैं समझने के लिए। अब देख सकते हैं ये आ गया एक साथ। अब मैं चेक दे रहा हूँ इसको पीडीसी 5/7 का या 10/7 का। ठीक है, तो ये पीडीसी एंट्री हो गया बैंक ऑफ इंडिया में। अब जो भी जिस जैसे मैं बिजी इनपुट की दे रहा हूँ, बिल वाइज एडजस्ट करनी है तो कर लिया, चेक देने तो चेक नंबर हम यहाँ पर डाल दिया, तो ये हमने सेव कर दिया। अब ये जो एंट्री है ये तो पीडीसी एंट्री हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पीडीसी एंट्री को हम रेगुलराइज कर सकते हैं, मतलब पीडीसी एंट्री को हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन पे। तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप बैंक रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट में जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको पीडीसी एंट्री दिखेगा ही नहीं, वो 5,000 वाला एंट्री दिखेगा ही नहीं। तो उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है रेगुलर में, पहले आपको रेगुलर में कन्वर्ट करना है। रेगुलर में कब कन्वर्ट करेंगे, मान के चलिए आज 10 तारीख है, आज आप बैंक में चेक आज अब आज जो है कस्टमर बैंक में या सप्लायर जो है बैंक में चेक जमा दे सकता है। तो फिर आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे मिसलेनियस डेटा एंट्री में जाके रेगुलर स्पीडी में इसी में जाए,
और यहाँ पर आप जो है वन बैंक सिलेक्ट कर ले। वन बैंक में जैसे बैंक ऑफ इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसके अगेंस्ट में जितनी भी पीटीसी एंट्रीज है वो दिख के हैं। तो यहाँ से वो पीटीसी एंट्री को हम सिलेक्ट करेंगे और रेगुलराइज बटन में क्लिक करेंगे। जैसे इसको रेगुलराइज कर लेंगे, तो ये फिर जो है हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में दिखना चालू हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फिर F4 बटन प्रेस करके अब हम इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। 10 तारीख को बस सप्लाई ने चेक जमा कर दिया, चेक क्लियर हुआ 15 तारीख को, तो फिर हम क्लियरेंस डेट डाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 15 तारीख को मेरे अकाउंट से ये पैसा फिर डिडक्ट हो रही है। ठीक है। इसमें एक चीज मैं ये भी बता दूं कि जब भी कोई पेमेंट का लिस्ट या रिसीव का लिस्ट देखने जाता है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है ओनली रेगुलर। तो अगर आपको पीडीसी एंट्री दिख नहीं रहा है लिस्ट पे, तो आप ध्यान से चेक कर ले कि यहाँ पर आपने ये तो सिलेक्ट नहीं करके रखा है ओनली रेगुलर। तो आपको इसको ऑल करना है, तभी आपको पीडीसी एंट्री भी दिखेगा यहाँ पर। सारे एंट्रीज दिख जाएंगे, तो नॉन पीडीसी वाले हैं, पीडीसी वाले सारे एंट्रीज रजिस्टर में दिख जाएंगे। ठीक है, पेमेंट रिसीव दोनों के क्षेत्र में। चेक प्रिंटिंग। अब यहाँ पर चेक प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं बिजी में? तो उसके लिए आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में फीचर्स एंड ऑप्शन पे जाए, एंड देन अकाउंट्स पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक प्रिंटिंग का। अगर आप इसको एनेबल कर लेते हैं, ओके, अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही कॉन्फ़िगर के अंदर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेक प्रिंटिंग का। यहाँ पर जाकर आप ऐड फॉर्मेट करके जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम लिख सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे जाना है। अगर आप कॉन्फ़िगर चेक बटन में क्लिक करते हैं तो आपको देखिएगा टेम्पलेट सारे दिख जाएंगे, जो बिजी बाय डिफॉल्ट ऑन करके रख लेगा आपके लिए। आपको जितना करना है कि इतना करना है कि आप जो चेक प्रिंट करने वाले हैं ब्लैंक चेक में, जो प्रिंट पेमेंट एंट्री करती हुई से ब्लैंक चेक में प्रिंट हो जाए, प्री प्रिंटेड चेक में, तो उसके लिए आपका चेक का जो साइज और विथ, हाइट और विथ, अगर आपको इंचेस के हिसाब से आप स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इंच कर सकते हैं, या मिलीमीटर के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं तो मिलीमीटर के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर हाइट और विथ डाल देना है। तो यही आपकी जो मेजर चेंजेस है इस पे करनी है, हाइट और विथ। ठीक है। और ये इंच के हिसाब से, तो इंच के हिसाब से आप जो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रिंटर सेलेक्ट करना है बाय डिफॉल्ट, कि जब भी मैं चेक प्रिंट करूंगा तो इसी प्रिंटर से चेक प्रिंट ले ले, तो वो प्रिंटर टैग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि चेक जो है आप लैंडस्केप मोड में डाल रहे हो ट्रे पे या पोर्ट्रेट मोड पे डाल रहे हो, पोजीशन क्या है चेक का आपके प्रिंटर पे। अगर आप लैंडस्केप में डाल रहे हो तो लैंडस्केप, अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे डाल रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट। ये चेक डिजाइन हो जाने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए, अकाउंट्स पे जाइए, और जो भी बैंक का चेक है, जैसे मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पर इसको ऑप्शन को एनेबल करना है, एनेबल चेक। और यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट, आपने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है चेक फॉर्मेट से, वो इसको सिलेक्ट करके सेव कर देना है। ठीक है। अब जब ट्रांजैक्शन करते वक्त आप जो है यहाँ पर पेमेंट पे जाएंगे, मान के चलिए आपने पेमेंट किया है बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, सपोज बिजी इन्फोटेक को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे इसको सेव करेंगे, सेव करते ही यहीं से चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसको यस करें और एंटर करें, तो वहाँ पर चेक चेक प्रिंट नेम ये दिखा रहा है। अगर मान के चले आप चेक प्रिंट करते वक्त आप प्रिंट नेम चेंज करना चाहते हैं, बिजी इंपोर्टेड लिखा है, मैं इसको BIPL नाम से प्रिंट कराऊंगा, तो मैंने इसको नाम चेंज करके BIPL कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लेजर का नाम चेंज हो गया, आपके एंट्री का नाम चेंज हो गया। ठीक है, एंट्री लेजर वो सब में वही रहेगा, खाली ये चेक प्रिंट करते वक्त आपका चेक का जो मोड रहेगा, इसमें जो चेक प्रिंट होगा उसमें BIPL नाम से प्रिंट लेगा। ठीक है। तो चेक प्रिंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है।
करना यही कि जो भी आप स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं चेक की हाइट और वेट एक सिंगल चेक का, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अगर चेक को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड पे प्रिंटर में डाल रहे तो वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर कॉन्फ़िगर चेक में अगर आपको अगर मान के चलिए मतलब ये सब हाइट और वेट डालने के बाद भी आप चेक प्रिंट करके देख रहे हो कि इसमें जो है थोड़ा सा चेक प्रिंट नेम का जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो आप इसको भी माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करके ड्रैग करके आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसकी अगर आपको अलाइनमेंट सेट करनी है, इसकी अगर फॉन्ट बढ़ाना है, इसको अगर फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड करना है, तो वो सब चीज़ें जो है आप इनबिल्ट इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बैंक इंस्ट्रूमेंटल डिटेल। ठीक है। अब बैंक इंस्ट्रूमेंटल डिटेल में क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं, कभी आरटीजीएस से, कभी एनईएफटी से, कभी चेक से। तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन कहाँ फिलअप करेंगे कि कौन सा एंट्री आरटीजीएस वाला है या उसका आरटीजीएस नंबर क्या है, या कौन सा एंट्री जो है एनईएफटी वाला है या उसका एनईएफटी नंबर क्या है। तो इसके लिए आप जो है ये ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंटल। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अगर आप सेव कर लेते हैं तो जब भी आप पेमेंट एंट्री या रिसीव एंट्री करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर पेमेंट मोड आप बैंक सिलेक्ट करेंगे, कैश के क्षेत्र में नहीं आएगा। अगर आप कोई बैंक का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये ऑप्शन आ जाएगा इंस्टेंट टाइप और इंस्टेंट नंबर। यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक और चेक नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। प्रीवियसली क्या करना होता था बिजी में कि हमें शॉर्ट नरेशन पे डालना होता था देखने के लिए रिपोर्ट पे। अब इसकी अलग से ऑप्शन दे दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल डिटेल, जहाँ पर आप डाल सकते हो और ये आपके प्रिंट आउट पे भी आ जाएगा। ठीक है। तो इसको जो है बैंक इंस्ट्रूमेंटल डिटेल की डिटेल लिस्ट आपको देखनी है, पेमेंट जैसे मैं पेमेंट गया लिस्ट में गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन कर दिया बैंक इंस्ट्रूमेंटल डिटेल भाई, तो इसमें जो भी एंट्रीज में हमने कैश से कितना किया, चेक से कितना या चेक नंबर क्या है इस एंट्रीज की, वो डिटेल भी रिपोर्ट पे बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मल्टी गोडाउन मैनेजमेंट।